सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही एक बढ़िया और एक अच्छा सा टॉपिक है ये, और बहुत ही सिंपल टॉपिक है जो है कोरोजन। कोरोजन मतलब जंग लगना, किसी चीज का खराब होना, कोरोज होना, सड़ना यानी कोरोजन होता है। किसी मेटल का खराब होना यानी कोरोजन, मतलब रस्टिंग मतलब जंग लगना यानी कोरोजन। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, मतलब ये बात बहुत सिंपल सी है, पर ये टॉपिक बहुत ज्यादा सिंपल है ऐसा भी हम नहीं कह सकते, पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। तो आइए समझते हैं क्या है कोरोजन। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर मैं कोरोजन के बारे में बताऊं तो जब मेटल होता है, मान लीजिए हमारे घर में आयरन के मेटल्स तो होते हैं, तो आयरन मेटल्स या आयरन नेल्स किला जो भी है, इस पर एक रेड कलर की एक लेयर चढ़ जाती है, जिसे हम कहते हैं कि उस आयरन के सब्सटेंस को जंग लग गया या उस पर रस्टिंग हो गई। ओके, तो होता क्या है कि जब किसी आयरन या फिर कोई भी मेटल हो, उस पर जब कोरोजन होता है मतलब जंग लगता है, तो उसका कोरोजन होना शुरू होता है, उसका झीझना घिसना शुरू हो जाता है, उसे हम कहते हैं कोरोजन, या फिर उसकी डिकेइंग मेथड शुरू हो जाती है, उसकी सड़ने की मेथड शुरू हो जाती है, उसे हम कोरोजन कहेंगे, उसके जो डिकेइंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो आइए समझते हैं क्या है कोरोजन, और इस कोरोजन को समझने के लिए एक बहुत बढ़िया एक एक्टिविटी आपके बुक में दी हुई है। आइए सबसे पहले करते हैं इस एक्टिविटी को, और इस एक्टिविटी के लिए लगने वाला है हमें 4 टेस्ट ट्यूब 1 2 3 4 स्मॉल आयरन नेल, 4 आयरन नेल हमें लगेंगे, रबर कॉर्क लगेगा, एक एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड हमें लगने वाला है जिसे हम कहते हैं CaCl2, उसके बाद ऑयल लगेगा, बॉइल्ड वाटर लगेगा। तो सबसे पहले मैं क्या किया, सबसे पहले ले लिया एक पहली टेस्ट ट्यूब और उसके अंदर डाल दिया बॉइल्ड वाटर। अब भाई यहाँ पे बॉइल्ड वाटर क्यों लिया, ये सबसे पहली बात है कि इसमें से बॉइल्ड वाटर ही क्यों लिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि बॉइल्ड वाटर मतलब वाटर को अगर आप बॉइल कर दो तो उसके अंदर की गैसेस निकल जाती है। अगर उसके अंदर की गैसेस अगर निकल गई तो उसके अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो भी निकल जाएगा, मतलब बॉइल्ड वाटर से ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन चला गया, वाटर तो है पर इसमें से ऑक्सीजन निकल गया। तो इस बॉइल्ड वाटर को हमने सबसे पहले बीकर में डाला, ओके, और इस ट्यूब में डाला, ओके, और उसके बाद हमने एक नेल इसमें डाल दिया, एक लोहे का खिला इसमें डाल दिया, और उसके बाद हमने ऑयल डाल दिया। तो होगा क्या कि इस बॉइल्ड वाटर के अंदर अब ऑक्सीजन नहीं है। दूसरी बात, इसके ऊपर ऑयल की लेयर डाल दिए, तो ये ऑयल की लेयर बाहर की ऑक्सीजन को इस पानी के साथ मिलने नहीं देंगी। तो जब हम इसे ऑब्जर्व करेंगे तो होगा क्या कि इसमें रस्टिंग नहीं होगी, ये जो नेल है वो फ्रेश रहेगा, इसमें जंग नहीं लगेगा। आते हैं दूसरे में। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, एक वाटर लिया, उसमें साल्ट डाल दिया, मतलब साल्ट सॉल्यूशन लिया, खारा पानी नमकीन पानी लिया, और इसमें हमने नेल डाल दिया। तो इसमें जो है इसमें जंग लगेगा, इसमें रस्टिंग होगी, इसमें रस्टिंग नहीं होगी, इसमें रस्टिंग होगी। ये नेल जो है ये रेडिश कलर में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक खाली टेस्ट ट्यूब ली जिसके अंदर हमने नेल डाल दिया, इसके अंदर बस एयर है, कुछ नहीं है, तो इसमें भी रस्टिंग होगी, इसमें भी रस्टिंग होगी। इसे हमने कुछ दिन के लिए छोड़ दिया तो इसमें भी कुछ दिनों में रस्टिंग हो जाएगी। इसके बाद हमने एक ट्यूब लिया, उसमें डाल दिया हमने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड मतलब एक प्योर सब्सटेंस कैल्शियम क्लोराइड का, ओके, प्यूरिफाई कैल्शियम क्लोराइड हम उसे बोल सकते हैं। तो एनहाइड्रेट कैल्शियम क्लोराइड इसमें डाल दिया और ऊपर से लगा दिया रबर कॉर्क, इसलिए ताकि यहाँ पर दूसरी एयर ना जाए। अब एनहाइड्रेट कैल्शियम क्लोराइड करता क्या है कि एयर में जितनी भी मॉइस्चराइजेशन होता है, जैसे यहाँ पर है एयर, तो एयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल तो होंगे, वाटर मॉलिक्यूल है मतलब मॉइस्चराइज है, तो ये जितना भी मॉइस्चर इस ट्यूब के अंदर एयर में होगा, ये पूरा मॉइस्चर ये एनहाइड्रेट कैल्शियम क्लोराइड इसे एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसके अंदर से मॉइस्चराइज खत्म हो जाएगा। ये पूरा ड्राई है, मॉइस्चराइज इसमें से खत्म हो गया, इसका ऑक्सीजन
जो वाटर मॉलिक्यूल था पूरा इसने एब्जॉर्ब कर लिया, और दूसरी मॉइस्चराइज इसके अंदर जाएंगे नहीं क्योंकि इसमें रबर कॉर्क लगा हुआ है। तो होगा ये कि इसके अंदर का जो नेल है वो रस्ट नहीं होगा। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ। देखिए जब रस्ट होने वाला रहता है तो इससे बात हमें ये समझ में आती है कि रस्टिंग की प्रोसेस के लिए, कौन सी प्रोसेस के लिए, रस्टिंग की प्रोसेस के लिए, कोरोजन की प्रोसेस के लिए हमें दोनों चीज जरूरी है, एक ऑक्सीजन, दूसरा वाटर। ऑक्सीजन और वाटर दोनों है तो ही रस्टिंग होगा, अदरवाइज रस्टिंग नहीं होगा। तो देखिए यहां पर वाटर तो है पर वाटर में ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए इसमें रस्टिंग नहीं हुई। अब यहां पर देखिए इसके अंदर एयर तो है पर एयर में जो मॉइस्चराइज है मतलब वाटर है वो खत्म हो गया, मतलब इसमें भी रस्टिंग नहीं होगा। अब यहां पर देखिए खुला है, इसके अंदर साल्ट सॉल्यूशन है, एयर भी है और वाटर भी है, मतलब यहां से बाहर से ऑक्सीजन ये ले रहा है और इसके अंदर ऑलरेडी वाटर है, तो भाई इसमें जंग लग गया। अब ये एयर है, एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके, तो अब बाहर से ऑक्सीजन भी मिलेगा और इससे मॉइस्चराइज मतलब नमीपन भी मिलेगा, तो इसमें भी रस्टिंग हो जाएगी। तो एक बात ध्यान में रखना कि जब भी रस्टिंग होता है, रस्टिंग होने के लिए दोनों चीजें जरूरी होती है। व्हेन देयर इज ऑक्सीजन एंड वाटर बोथ आर प्रेजेंट, ओके, देन इट विल बी रस्ट, तभी रस्ट पॉसिबल है। बोथ वाटर एंड एयर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग, रस्टिंग के लिए एयर और वाटर दोनों नेसेसरी, एयर मतलब क्या, ऑक्सीजन, दोनों यहां पर नेसेसरी है, ओके। बस यहां ऊपर जो दिया था वही हमने यहां पर समझा है, बाकी इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो यहां पर देखिए जब किसी आयरन के ऑब्जेक्ट पर, आयरन के मटेरियल पर जब एक सॉलिड रेडिश कलर की सॉलिड लेयर लगती है, ओके, उस पर उसके मेटेलिक सरफेस पर जब वो कलेक्ट होती है, उस लेयर को हम रस्ट कहते हैं, और उस रस्ट का केमिकल फॉर्मूला है Fe2O3, डॉट का मतलब होगा मल्टीप्लाई XH2O, ओके। तो यहां पर आप समझिए, X को छोड़िए, आप यही समझिए Fe2O3H2O। ये X मतलब क्या है, X मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 2H2O, 4H2O, 8H2O, 16H2O, कोई भी नंबर हो सकते हैं, ओके। तो यहां पर X मींस नंबर, तो इसका फॉर्मूला क्या है, Fe2O3H2O, Fe2O3 डॉट मतलब इनटू H2O, X मतलब कोई भी नंबर यहां पर हो सकते हैं, ओके। वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे वो अलग बात है। द रस्ट ऑन आयरन डज नॉट फॉर्म बाय सिंपल रिएक्शन। अब रस्ट जब किसी भी लोहे के ऑब्जेक्ट पर, आयरन ऑब्जेक्ट पर रस्टिंग होना, ये कोई सिंपल रिएक्शन नहीं है। इसे सिंपल रिएक्शन सोच के कंफ्यूज मत होइए या फिर गुमराह मत होइए कि ये बहुत सादा सिंपल सा रिएक्शन है। भाई ये सादा सिंपल रिएक्शन नहीं है, सिंपल रिएक्शन ये नहीं है। द रस्ट इज अ फॉर्म बाय इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें कैथोड और एनोड दोनों होती है। तो इसे भी हम डीपली समझने वाले हैं। तो डिफरेंट रीजन ऑन द सरफेस ऑफ आयरन बिकम एनोड एंड कैथोड। तो जो आयरन्स होते हैं, आयरन के दो अलग अलग भागों में एनोड और कैथोड दोनों बनते हैं। आइए इसे समझते हैं इस पेज नंबर 54 पर दी हुई डायग्राम से। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये डायग्राम बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे, मान लीजिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पोर्शन है, ये एक लोहे का टुकड़ा है, ओके, और इस आयरन मेटल पर डाल दी गई है एक पानी की बूंद, वाटर ड्रॉपलेट्स इसमें डाल दी गई है, ओके। अब एक तरफ देखिए, यहां पर जहां पर वाटर ड्रॉपलेट्स गिरा हुआ है वहां पर बनेगा एनोड, जहां पर वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं है वहां बनेगा कैथोड, और ये जो है ये आयरन का टुकड़ा है। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें समझना क्या है कि इस एनोड में से देखिए, यहां पर एनोड में जहां पर वाटर की ड्रॉपलेट्स है, यहां वाटर की ड्रॉपलेट्स में से फेरस Fe, ओके, Fe यहां से 2 Fe निकलेंगे, ओके, फेरस के 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे, ओके, 2 एटम निकलेंगे, और ये दोनों एटम में से दो इलेक्ट्रॉन, ओके, इनमें से भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। देखिए यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए
इस Fe के एक एटम से फेरस के दूसरे एटम से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। मतलब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पर होगा ये कि यहाँ पर ये जो Fe है ये Fe2 हो जाएगा, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव। ओके, ये आयंस बनाएंगे, यहाँ से आयरन्स के आयंस बनते हैं, पॉजिटिव आयन यहाँ पर बनते हैं एनोड में। और कैथोड में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाहर एयर है और इस एयर से ये ऑक्सीजन यहाँ से ले लेगा। ओके, ऑक्सीजन ले लेगा और साथ में इसके साथ मिलेंगे 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। ओके, और ऑक्सीजन प्लस 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, इससे बनेगा 2H2O मतलब वाटर, और ये जो बनेगा यहां पर बनेगा। ओके, ये यहां पर कैथोड में बनेगा। और अब ये क्या हो जाएंगे कि यहां से Fe2, यहां से Fe2, ओके, और यहां से हमें मिलेगा वाटर। ओके, Fe2 और ये वाटर। ओके, देखिए यहां पर, अब यहां पर समझते हैं, ऑक्सीजन हमें मिला बाहर से और ये वाटर मॉलिक्यूल है, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो देखिए इस यहां से निकले। ओके, ये जो Fe2 है, Fe2 ये कैसे हुए, इनके 2 मॉलिक्यूल निकले और यहां से इन्होंने 2-2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए। ओके, और इन सब से मिलकर बन गया रस्टिंग, जिसका फॉर्मूला है Fe2O3 into H2O plus 6H, ये है इसका फॉर्मूला जिसे कहते हैं हम रस्टिंग। तो ये प्रोसेस होती है रस्टिंग की। ओके, आई होप दैट ये प्रोसेस आपकी क्लियर हो चुकी होगी। आइए अब चलते हैं यहां पर और इसे फिर से समझते हैं। अभी हमने डायग्राम के थ्रू समझा, अब थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। देखिए, फेरस इज ऑक्सीडाइज, फेरस क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा। क्यों ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन होता है। यहां पर देखिए वाटर है, वाटर के ड्रॉपलेट्स, इसमें ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीडाइज होगा। और ऑक्सीडाइज होने के कारण वहां से फेरस के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे जो यहां पर फेरस आयन बनाएंगे। ये फेरस के पॉजिटिव आयंस बनेंगे। पॉजिटिव आयंस क्यों बनेंगे, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो किसी भी चीज से इलेक्ट्रॉन अगर निकल गए, निगेटिव इलेक्ट्रॉन यहां से अगर निकल गए, तो क्या होता है कि वो सब्सटेंस पॉजिटिव हो जाता है। ओके, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने यहां पर फेरस के पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे। अब O2 इज रिड्यूस फ्रॉम वाटर, O2 वाटर से रिड्यूस होगा कैथोड रीजन में वाटर से O2 मिलेगा या एयर से O2 मिलेगा। ओके, साथ में 4 हाइड्रोजन वहां पर मौजूद होंगे जो वही वाटर से ही मिलेंगे। ओके, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों होते हैं, तो 4 हाइड्रोजन। ओके, तो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल, उसके साथ यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, 2 एटम्स निकलेंगे, वो दोनों एटम्स अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे और इसके 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर मिलेंगे। ऐसी प्रोसेस बहुत बार होते रहती है और लेयर बनते रहती है। ओके, तो ये हो जाएगा पूरी तरह से वाटर। उसके बाद when ferrous ions migrate from anode region, they react with water and further get oxidized from ferric ions। तो होता क्या स्टूडेंट्स, फिर से डायग्राम पर चलते हैं। इस डायग्राम में आप फिर से देखिए, जो एनोड होते हैं वो कैथोड की ओर फ्लो होते हैं। तो एनोड जाएगा कैथोड की ओर, एनोड कहा जाएगा, कैथोड की ओर जाएगा। और कैथोड की ओर जाने के बाद ये क्या करेगा कि अपने में से एक और आयंस फिर से रिलीज कर देगा, और ये Fe2 था तो ये Fe3 हो जाएगा, फेरस से ये फेरिक हो जाएगा। इसके कारण अ रेडिश कलर हाइड्राइड ऑक्सीडाइज इज फॉर्म, रेड कलर की हाइड्राइड ऑक्साइड वहां पर बनेंगी जिसमें Fe3 आयंस होंगे। इसी को हम कहेंगे रस्ट। इट इज कलेक्टेड ऑन द सरफेस। तो देखिए 2Fe3 प्लस 4H2O, इनसे मिलेगा Fe2O3 इंटू H2O और प्लस 6 हाइड्रोजन के आयंस। तो उसके बाद देखिए, तो देखिए इसे कहते हैं रस्टिंग की प्रोसेस। इस तरह से रस्टिंग होता है। ये बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग थी, धीरे से बस। अगर आपको ये इसमें फिर से कोई कंफ्यूजन होगा, फिर से रिबाउंड कीजिए, फिर से रिवर्स जाइए और फिर से वीडियो को एक बार फिर से समझिए।
ओके, 2 से 3 बार इस प्रोसेस को देखिए, यू विल मतलब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ऐसा समझ लीजिए। ओके, यू डू नॉट हैव एनी कंफ्यूजन। ड्यू टू वेरियस कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टेक प्लेस consecutively रिजल्टिंग इन देयर डैमेज। तो होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऑक्सीडेशंस मतलब बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं, ओके, जिनके कारण मेटल का ऑक्सीडेशन होता है। तो कॉन्सिक्यूटली रिजल्टिंग देयर डैमेज, जिसके कारण उनका वहां पर डैमेजेस होना शुरू हो जाता है। ओके, मतलब वो जो आयरन मेटल्स होते हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं, और उसी को हम कहते हैं कोरोजन। कोरोज होना मतलब किसी चीज का घिसना, झींचना, कम होना, सड़ना। ओके, आयरन रस्ट एंड रेडिश कलर लेयर इज कलेक्ट। लोहे के ऊपर जंग लगता है, मतलब वो सड़ता है, वो रस्टिंग होता है, और उसके ऊपर एक लाल कलर की परत जमती है। दिस इज कोरोजन ऑफ आयरन, और उसी को हम आयरन का कोरोजन कहते हैं। कोरोजन इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। कोरोजन जो है ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इन द नेक्स्ट चैप्टर, और कोरोजन के बारे में और ज्यादा डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन है, एक बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पर है, हाउ आर द ब्लैक एंड सिल्वर यूटेंसिल्स एंड पेंटेड ग्रीनिश ब्रास यूटेंसिल्स क्लीन। देखिए जो चांदी या सिल्वर यूटेंसिल्स होते हैं, ओके, उस पर ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस जम जाता है, और जो ब्रास होते हैं उनके ऊपर ग्रीन कलर की एक लेयर जम जाती है। तो जैसे लोहे पर एक ब्राउन कलर की सब्सटेंस एक लेयर बनती है जिसे हम रस्टिंग कहते हैं, वैसे सिल्वर पर एक ब्लैक कलर के सब्सटेंस बनते हैं जो सिल्वर पर जंग लगना कहते हैं। ब्रास पर भी जंग लगता है जो ग्रीनिश कलर का सब्सटेंस बताता है। तो ये जो सब्सटेंस होते हैं स्टूडेंट्स, ये होते हैं बेसिक। ये कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। ग्रीनिश लेयर जो होगी रस्टिंग, ये बेसिक होता है। तो इसे साफ करने के लिए क्या होगा, ब्रास का या फिर तांबे का, कॉपर का अगर आप लोटा होगा आपके घर में, उसके ऊपर एक परत जम गई होगी, अब वो चमक नहीं रहा होगा, उसकी चमक खत्म हो गई होगी, तो नींबू लीजिए, नींबू में होता है एसिड, उससे उसको साफ कीजिए, उससे बेसिक सब्सटेंस निकल जाएगा और वो फिर से लस्टर उसका आ जाएगा, चमकना शुरू कर देगा। ओके, तो ये इसका आंसर। अब उसके बाद देखने वाले रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब होता है खराब होना, सड़ना। ओके, तो होता क्या है स्टूडेंट्स, यहां से देखते हैं, व्हेन वी यूज ओल्ड लेफ्ट ओवर कुकिंग ऑयल फॉर मेकिंग फूड स्टफ, it found to have foul odor called rancidity। एक काम कीजिए, आपके घर में ऑयल का कैन तो आता ही होगा, टीन का डब्बा, इसमें से हम ऑयल पूरा निकाल लेते हैं। अब ऐसा ऑयल का डब्बा जो महीने भर से पड़ा हुआ है, जो खाली है, उसे खोलिए, उसमें से थोड़ा सा ऑयल तो जरूर निकलेगा, उसे निकालिए और उसे गर्म करके देखिए। एक कढ़ाई लीजिए, इसके अंदर ये खराब वाला तेल डालिए जिसमें से आपको एक गंदी सी बदबू आएगी। ओके, उसे डालिए और इसे गर्म कीजिए। जब आप इसे गर्म करेंगे तो इसमें से बबल्स निकलना शुरू हो जाएंगे, जैसे वाटर कैसे बबल्स निकलते हैं वैसे बबल्स निकलना शुरू हो जाएंगे। ये जो ऑयल है ये पूरी तरह से खराब हो चुका है, बचा हुआ ऑयल, इसकी फौल ऑडियर मतलब गंदी बदबू इसकी आएगी, जिसे हम कहते हैं रेंसिड होना, रेंसिडिटी होना, खराब होना। इफ फूड इज कुक्ड इन सच ऑयल, ऐसे ऑयल में अगर खाना पकाया जाए, इट टेस्ट ऑल्सो चेंज, इसकी टेस्ट भी खराब हो जाएगी, गंदी सी लगेगी। व्हेन ऑयल और घी इज लेफ्ट असाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम, or fried food is left aside for a long time, it undergoes air oxidations and become rancid। तो देखिए रेंसिडिटी मतलब क्या होती है, तो होता क्या है कि तेल में तले हुए पदार्थ जिसे हम फ्राइड फूड कहेंगे या फिर खुला तेल, इसे कुछ दिनों तक बाहर रख दो, तो ये होगा क्या, इस ऑयल का ये जो पीपे के अंदर ऑयल है, स्टील के डब्बे के अंदर जो ऑयल है, इस ऑयल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा और इस ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसके ऑक्सीडेशन होने से होता क्या है, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसके ऑक्सीडेशन से
इनमें एक रेंसिडिटी आ जाएगी, ये खराब हो जाएगा, इसकी एक बदबू आएगी, चाहे वो ऑयल हो या घी हो। इनके अंदर होता है फैट, और ये फैट क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रेंसिडिटी बनाता है। रेंसिडिटी इन द फूड स्टफ कुक इन ऑयल और घी इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट। तो देखिए, आप जब भी लेज का पैकेट खाते हैं जिसके अंदर चिप्स होती है, उसके पैकेट को देखिए, उसमें देखिए क्या क्या कंटेंट मिले हुए, वहां पर एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो क्या करते हैं कि सब्सटेंस को ऑक्सीजन के साथ मिलने नहीं देते, मतलब एंटीऑक्सीडेंट बनाते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं होने देते, जिसके कारण वो सब्सटेंस हमेशा फ्रेश रहते हैं। आपको पता है कि ये जो पैकेट होते हैं रैफर्स होते हैं, है ना, आप कुरकुरे के रैफर्स खाते हो, ओके, आप चिप्स के रैफर्स लेते हो, कुरकुरे खाते हो, ओके, उसमें जो रैफर्स होते हैं, तो ये जो रैफर्स होते हैं इसके अंदर एक हवा होती है, फूले हुए होते हैं। क्या वो एयर है? नहीं, इट्स अ नाइट्रोजन गैस, वो होती है नाइट्रोजन गैस। और ये जो नाइट्रोजन गैस होती है ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, ओके, ऑक्सीजन को मिलने नहीं देती और ये फूड को फ्रेश बना के रखती है। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ फूड स्टफ कैन आल्सो बी स्लो डाउन बाय स्टोरिंग टाइट कंटेनर। अगर आप ऐसे ही फूड स्टफ को किसी टाइट कंटेनर के अंदर रख दो जिसके अंदर ऑक्सीजन ना जा पाए, तो भी आप इन फूड स्टफ को फ्रेश रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी रेंसिडिटी, और साथ में हमने पढ़ा इसी टॉपिक में जिसका नाम था कोरोजन। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में या इस लेसन में हमने जो ये वीडियो पढ़ा है, इस टॉपिक को पढ़ा है, ये टॉपिक हमारे इस लेसन का लास्ट पार्ट था, और इस लेसन के सारे पार्ट्स भी हमने अभी तक बनाए हुए जो यूट्यूब पर अपलोड है। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन आपको दिख रही है, उस पर क्लिक कीजिए, सारे के सारे वीडियोस की लिस्ट आपको मिल जाएगी और आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यहाँ पर इसी के साथ हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आई होप दैट इस लेसन के सारे वीडियो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये लेसन कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।